अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर पाकिस्तान की अस्करी और सियासी तारीख का एक गैर मामूली और फैसला कुन मोड़। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। ये फैसला फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 15 माह की तवील कार्रवाई के बाद सुनाया, जिसमें मुल्ज़म को सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और मुतल्लिका अफसरान को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात में कसूरवार करार दिया गया है। ISPR के मुताबिक मुल्ज़म को मुकम्मल कानूनी मौका दिया गया, अपनी मर्जी के वकला टीम रखने की इजाज़त दी गई, तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए। ये कार्रवाई न सिर्फ रियासती इदारों के अंदर एहतसाब के अमल को एक बड़ी मिसाल बनकर सामने आई है, बल्कि मुल्क की सियासत, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप और आने वाले सियासी मंजरनामे पर गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं। इस हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप सरबराह हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान के, तजियाकार जहांगीर जदून साहब और मेजर खुर्रम हमीद रोकड़ी, आप सीनियर सियासतदान हैं। जहांगीर जदून साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप कैसे देखते हैं ये जो साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई दी गई है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए और मुल्ज़िम को मुकम्मल तौर पर मौका किया गया कि वो अपने सफाई में सब कुछ कर सके? बहुत शुक्रिया। देखें, इसकी हमारे सामने जजमेंट तो नहीं है कि हम उसको पढ़ के एनालिसिस करें कि जजमेंट में क्या कहती है। ठीक है, लेकिन जिस तरह आपने अपने बयानिए में इंटरव्यू में बताया कि DGSPR ने ये कहा है कि इसको 14 साल की सजा हो गई है और 14 माह जो है इसका ट्रायल चला है। जी जी। तो आर्मी का देखें एक अपना स्पेशल प्रोसीजर है, उसमें जो पब्लिक को तो अलाउ नहीं होता, तो उनके वकील जो है वो पेश होते रहे। अब उन पे जो एलिगेशन है, जब कोई जजमेंट सामने आए तो उसके बाद पता चले कि उस जजमेंट के अंदर क्या लकूना है, क्या उसके अंदर कोई प्रोसिक्यूशन का डेंट है या प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपना केस साबित किया है। सही। क्यों, देखें, जो मिलिट्री ट्रायल होते हैं उनको हमेशा परखने के लिए फिर आगे इनको अभी जो मिलिट्री लॉ है उसके तहत राइट ऑफ अपील भी है, फिर ये उसके बाद हाई कोर्ट में भी रिट जुरिसडिक्शन में जा सकते हैं। फिर अभी जब मिलिट्री कोर्ट्स का सुप्रीम कोर्ट में केस आया कि क्या सिविलियन का ट्रायल हो सकता है, तो उस कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया। और वैलिडेशन के बाद उन्होंने कहा जी कि राइट ऑफ अपील के लिए पार्लियामेंट को कहा जी आप लॉ अमेंड करें, लेकिन अभी तक लॉ अमेंड नहीं हुआ है। सही। तो ये जब अब इसका कोई इन राइटिंग हमारे सामने आए तो फिर हम वो डिटेल से उसकी बात कर सकते हैं, या उनकी तरफ से या उनका वकील या उनकी तरफ से कोई दूसरा हमारे सामने चीज आए तो फिर उसमें ज्यादा डिटेल से बंदा बात करे। अभी तो आपको वन साइडेड स्टोरी है कि ट्रायल हो गया, फेयर हुआ है, वो 14 साल कैद हो गई है, बस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। खुर्रम रोकड़ी साहब को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। खुर्रम रोकड़ी साहब, आप क्या समझते हैं कि साबिक जनरल फैज हमीद को जो सजा सुनाई दी गई है 15 साल बामुशक्कत, तो आपके नजदीक ये फैसला किस नौइयत का है? क्या ये फौजी एहतसाब की नई मिसाल है या इसके पीछे कोई वसी तर पैगाम मौजूद है? देखें, दोनों चीजें मौजूद हैं। एक वसी तर पैगाम भी मौजूद है और दूसरा जो फौज का अंदरूनी निज़ाम है उसमें सजा और जजा ये चलती है, लेकिन आमत उन्नास को, ये पब्लिक को उनका इल्म नहीं होता। बहुत सारे केसेस हल होते हैं। दूसरा, ये इतना एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ इस तमाम कोर्ट को लेके चला जाता है कि जिसमें शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रहती। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि ये तो अभी एक सजा है, अभी कुछ बाकी आना मौजूद है। अच्छा। यानी ये तो एक कुछ केसेस को उन्होंने मुकम्मल कर दिया, लेकिन मामलात आगे भी चलेंगे फैज हमीद के, जिनमें और केसेस भी हैं जिनमें इनके कार्रवाई या ट्रायल आगे भी होना है। मैं अपनी बात को सम अप ये करूंगा कि आर्मी का जो प्रोसीजर्स हैं या जो अफवाज पाकिस्तान का अंदरूनी मामलात हैं उसके अंदर मामलात का जो एक होता है ना कि जुर्म के बाद खौफ ना होना। बाहर तो हम ये देखते हैं कि किसी भी बड़े महकमे के अंदर बंदा जो रहता है वो जुर्म करते वक्त बेखौफ होता है। सही। तो इन इदारों में जुर्म के बाद बेखौफी, जुर्म करने वाले को बेखौफी नहीं होती है। सही। वो खौफ रहता है। और इन सजाओं ने इस बात को यकीनी बना दिया है कि किसी भी बड़े से बड़े लेवल पर किसी ने भी कुछ भी समझते हुए मामलात को
खराब किया या लाइंस को क्रॉस किया तो सही। अब गुंजाइश किसी सूरत में नहीं बचेगी आगे वाले दिनों में मजीद मामलात को आप बेहतरी की तरफ सही। और मामलात को तराजू अदल के ऊपर तुलता हुआ देखेंगे, अभी सही। ये नजर आ रहा है। जी जी ठीक है, जी ठीक है। अच्छा जदौन साहब, आप क्या समझते हैं कि किसी भी फौजी अफसर का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करना और सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होना क्या उसकी फराइज के खिलाफ है? अगर कोई इस अफसर इस तरह मुलव्वस होता है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को लीक करता है या सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होता है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर एक बंदा अपने, सबसे पहले ये देखें जो आईनी पाकिस्तान है 1973, उसमें लिखा हुआ है कि फौज का जो बंदा होता है वो अंडर ओथ होता है कि वो सही। अपनी जो है वसाइल या अपने इख्तियारात या खुद जो है वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में सही। मुलव्वस नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप नजर डालें तो जी। मुझे एक दौर बता दें जिसमें कोई फौजी जो है वो सियासत में मुलव्वस ना रहा हो। ये एक अलग बात है कि किसी को सजा होती है, किसी को नहीं होती। तो सही। मेरे ख्याल में तो अगर ये एग्जांपल सेट करना चाहते हैं तो ऐसी सेट करें कि किसी फौजी की जरूरत ही ना हो कि वो सियासत में मुलव्वस है। तो वो सही। सियासत क्यों करना चाहता है? इसलिए तो देखें फौज पे तनकीद होती है कि सही। जब वो अगर बॉर्डर्स पे रहे, अपने ऑफिशियली प्रोफेशनल ड्यूटी करेंगे तो एक सिपाही से लेके एक जर्नैल की जो इज्जत अवाम करती है उसकी मिसाल नहीं मिलती दुनिया में। सही। हमारे लोग जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन की, अपने दिफाई इदारों की। सही। लेकिन एक दफाई इदारे का कोई भी एक बंदा बतौर इदारा नहीं, एक पर्सन, जैसा फैज हमीद को बतौर पर्सन सजा हुई है, लेकिन इसके साथ जनरल बाजवा को जो है वो कुछ नहीं कहा गया। ये मैं इसको थोड़ा सा ना दूसरे एंगल से देखता हूँ। देखें अगर एक बंदा अगर DGISI किसी चीज में मुलव्वस है तो ऊपर उससे कुछ उस वक्त का जो आर्मी चीफ था वो कुछ देख रहा था, कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, या उसकी नजर से ये चीज ओझल थी। इनके पास एक मिलिट्री इंटेलिजेंस MI होती है, वो भी रिपोर्ट करती है कि फलाना बंदा क्या कर रहा है। क्या इसको ऐसी खुली छुट्टी क्यों दी गई थी कि ये काम करता रहा है? अगर ये करता रहा है तो उस वक्त के जो आप सिलेक्टेड जस्टिस ना करें, आप फिर अक्रॉस द बोर्ड जस्टिस करें, जो भी उस वक्त के जर्नल इन्वॉल्व थे इन चीजों में उनको भी सजा दें। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बंदा अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है, चाहे वो जो भी बंदा है, चाहे वो सिविलियन है या आर्मी का है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल रिस्पांसिबिलिटी आ जी ठीक है। अच्छा खुर्रम रोकड़ी साहब, जिस तरफ इशारा किया है जदून साहब ने कि अगर ये जुर्म सरजद हुआ है तो जाहिर है उसमें बाकी अफसरान और भी लोग को ग्रुप मुलव्वस होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इंसाफ है अक्रॉस दी बोर्ड किया जाएगा, वो सब लोग जो इस क्राइम में मुलव्वस रहे हैं सबको सजा मिलेगी? देखिए, बहुत सारी दुनिया जो इसमें मुलव्वस थी वो ऑलरेडी सजाएं उनको बहुत सारी दुनिया को मिल चुकी हैं। अच्छा, और बड़ी सख्त सजाएं मिल चुकी हैं। ठीक है। और ये नहीं था कि ये सिर्फ एक शख्सियत थी, बल्कि उस कड़ी में जुड़े हुए वो लोग जो इस पूरे नेक्सस का हिस्सा थे, वो बहुत सारी दुनिया इस गिरफ्त के अंदर आ चुकी है। ठीक है। दूसरा, ये जो पॉइंट उठाया जदून साहब ने कि क्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, तो हम तो वाकईतन इस बात को मानते हैं और कहते हैं कि क्रॉस दी बोर्ड मामलात को ठीक होना चाहिए और क्रॉस दी बोर्ड के अंदर पाकिस्तान के तमाम लोग आ जाते हैं। ये नहीं है कि किसी और इदारे के ऊपर बैठा हुआ आदमी वो इस मुल्क में सब कुछ करके कनाडा शिफ्ट हो जाए या बार्सिलोना जाके अपने बच्चों के साथ एक ऐश व आराम की जिंदगी गुजारे और इस मुल्क को वो नुकसान पहुंचा के चला जाए और हम सिर्फ ये कहें कि जी वो तो यहां से चला गया या वो था। तो क्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी से ही आपका सियासी इस्तेहकाम आएगा। और दूसरा, मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मैं तो ये कहता हूं कि हम पॉलिटिशियंस में अच्छे पॉलिटिशियंस मौजूद हैं। ये नहीं है कि पॉलिटिशियंस तमाम के तमाम एक जैसे हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं जो कि नेपोटिज्म है या जो कुछ भी है उसके इस्तेमाल के साथ पॉलिटिक्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो एहतसाब में तो सारे आने चाहिए जिसने इस मुल्क को घायल किया, नुकसान पहुंचाया और अपनी बीवी और अपने बच्चों के लिए इस मुल्क को दांव पर लगाकर अपनी जिंदगियों में यहाँ पे जन्नत बनाने की कोशिश की। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जी ठीक है। अच्छा जदौन साहब, अभी रोकड़ी साहब ने आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि क्रॉस दी बोर्ड का मतलब ये है कि तमाम वो लोग, तमाम वो कल्प्रेट, तमाम वो शख्सियात साबका हो, हाजिर हो, जो मुल्क में मौजूद हो, बाहर हो, क्रॉस दी बोर्ड सबका एहतसाब होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये एहतसाब का जो अमल है इसको फौरी शुरू हो जाना चाहिए और तमाम जो मुलव्वस है पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म के भी क्राइम में उनको अक्रॉस दी बोर्ड सजा देनी चाहिए और कार वाकई सजा देनी चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल मेरी बात को उन्होंने सेकंड किया है, तो मैंने तो कह दिया है कि देखें, आप अगर आप
सिलेक्टिव जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, फिर उस पे क्वेश्चन मार्क्स आएगा। फिर हो सकता है फिर आप देखें ना, हम जब आप जाते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो कहते हैं जी सेट ऑफ एक्यूज जो है, अगर एक ही उनका रोल है, कंसिस्टेंसी है, या उन्होंने एक जुर्म में शरीक है, तो आप एक को छोड़ के दूसरे को पिक करते हैं, उसकी क्या रीजन होती है, उसका क्या जवाब होता है? तो उसका जवाब फिर जो प्रोसिक्यूशन है वो नहीं दे सकती। तो उसमें फिर आपकी जो मैलाफाइडी इंटेंट है वो शामिल हो जाती है कि आप प्रोसिक्यूशन जो है, या प्रोसिक्यूशन हो या गवर्नमेंट हो या जो भी एजेंसी हो या किसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की एजेंसी हो, फिर वो पिक एंड चूज ना करे। जब तक आप अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, फिर उस अदारे के अंदर उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा। फिर आप एक को तो सजा देंगे, तो कल को अगर फैज हमीद को ऊपर सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट छोड़ देती है तो वो बरी होगा, तो फिर वो दूसरे आप देखें ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि फैज हमीद ने देखे इतना वो इन्वॉल्वमेंट थी कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। इवन सिविल जो है, ये F11 मेरे बिल्कुल सामने है, यहाँ से लोगों के घरों को रेड किया गया, उठाया गया जी, ये टॉप सिटी के जितने भी वो लोग थे, आप इतने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वॉल्व है, उसका अपना घर देखें जकवाल के अंदर जो बिलियंस ऑफ रुपीस का बनाया है। तो एक सरकारी अफसर अगर एक इतनी प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी का बंदा अगर ये काम करता है, खुद अफसर ये काम करता है सबसे बड़ा, तो नीचे वाले अफसर क्या करते होंगे फिर? सही, क्योंकि घर के अंदर जो सरबराह जो है वो अगर गलत काम कर रहा है तो उसके बाकी अरकान भी उसको देख के वही काम करते होंगे ना। तो इस तरह देखें, इतनी हमारी एक जो एजेंसी है उसकी इतनी रैपो है पूरी दुनिया के अंदर, तो ये बड़ा मतलब बैड सिग्नल जाता है कि एक एजेंसी का। ये ठीक है, लेकिन एहतसाब का अमल शुरू तो हो गया, देखिए ये कहां तक जाता है। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, इसके अलावा फैज हमीद के ऊपर जो इल्जामात हैं, उनके मुकदमात के जो फैसले कब तक मुतवक्को हैं? क्या वो इससे भी संगीन है या इससे कम तर संगीन है? मेरे ख्याल में इससे संगीन है वो। ये जो आपने अभी ये केस देखा है, इससे मेरा ख्याल है, मेरी अपना जो इस बारे राय है वो इससे संगीन है। और मैं इन केसेस को, अब मेरा अपना ख्याल है कि लंबा होता नहीं देखता हूं। इन चीजों को स्पीड अप किया जाएगा, क्योंकि आपने मुल्क ठीक करना है, और मुल्क को आपने इस केओस और क्राइसिस से निकालने के लिए आपके पास ऑप्शन यही है कि आप इन तमाम चीजों को सुरत के साथ, तेजी के साथ खत्म करके उस असल मकसद की तरफ जाएं जहां पर आप इस मुल्क को अपग्रेड कर सकें इन द इंटरेस्ट, इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। आप पर यह लाजिम है कि आप इन चीजों को जल्द से जल्द समेटते हुए वसीतर मफाद के लिए, जैसा जदूल साहब ने कहा, रेस्ट ऑफ द पीपल एज वेल, चाहे वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हैं, उनको साथ भी एक स्टेप वाइज आप लेकर चलेंगे, तब जाकर आपके मुल्क के अंदर एक ठहराव आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों को सुकून आएगा, इस महंगाई की रेशो को कम करने के लिए ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। गुड गवर्नेंस के साथ ये चीजें जुड़ी हुई हैं। इदारों का मजबूत होना जरूरी है, और इदारे मजबूत जो हैं वो मजबूत शख्स, मजबूत लोगों के साथ इदारे मजबूत होते हैं। हमें तो ये समझ आएगा। जी ठीक है। अच्छा जदौन साहब, 186 सफात पर मुश्तमिल IMF की भी एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आई है गवर्नेंस और करप्शन के हवाले से, तो अगर उसके तनाजर में भी देखा जाए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर लेवल पे करप्शन मौजूद है, क्या वो कोई भी इदारा है, कोई भी मामलात है। तो आप क्या समझते हैं कि एक इंटरनेशनल इदारे की तरफ से इतनी बड़ी रिपोर्ट आ गई है, तो अब हमें एक्टिव हो जाना चाहिए, हमारे इदारों को, एहतसाब के इदारों को, दूसरे इदारों को, कि हम जितने भी करप्ट अनासर हैं और बैड गवर्नेंस है उसको खत्म कर सकें? नहीं, देखें, ये रिपोर्ट आए या ना आए, आपको भी पता है, रोकड़ी साहब को भी पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तान के अंदर जो भी शख्स रहता है, चाहे वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन है या किसी भी हाई, वो पाकिस्तान के अंदर करप्शन है, और इंस्टीट्यूशनल हमारा जो क्यास है या ब्रेक डाउन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि आज दिन तक पाकिस्तान के अंदर हम कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं डेवलप कर सके जो आप एक ऑर्डिनरी बंदा सुबह जाए अपने काम के लिए, काम को जाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपना काम उसमें हो तो वो इज्जत के साथ काम करा के वापस आ जाए, बगैर करप्शन के, बगैर फेवरेटिज्म के, या बगैर डिले के। देखिए ना, आपकी जो सर्विस डिलीवरी है, जो भी डिपार्टमेंट है, वो कोलैप्स कर चुके हैं, उसके अंदर नहीं है। अब जब एक कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, जब वो कोलैप्स करता है, उसके अंदर कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो वो फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन को इनवाइट करता है। किसी ने करेक्टिव मेजर, आज हम इसमें कोई शक नहीं है कि हम कहते हैं कि आर्मी की इन्वॉल्वमेंट सियासत में नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका एक बेसिक आंसर ये भी है कि जब आपकी सिविल चीजें फेल हो जाती हैं तो फिर आप कोई चारा नहीं रहता, फिर आप कहते हैं जी आप उनके बगैर तो काम ही नहीं कोई चला सकता। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो इसकी एक ये सबसे बड़ी रीजन ये भी है कि जब करप्शन में तो कोई शक नहीं है, अगर IMF आपको ना भी कहे तो पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन है उसको खत्म होना चाहिए, लेकिन खत्म होगी किस तरह, इसकी कोई स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट ना बताती है। जब तक वही बात है, अभी हमने बात की है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो, बिल्कुल वो बहुत जरूरी है। जब तक हम अक्रॉस द बोर्ड
ये मामलात नहीं करेंगे तो आगे नहीं चलेगा मसला। अच्छा खुर्रम अली रोकड़ी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो पहली सजा हुई है फैज हमीद को, इसके बाद 9 मई के बयानिए और उसके ऊपर जो तहकीकात चल रही हैं उसमें भी कोई असरात मुरतब हो सकते हैं? ऑफ कोर्स असरात तो मुरतब, एक चीज लिंक्ड है दूसरी जी से। जी और मैं साथ जोड़ूंगा जदून साहब वाली बात को, जो आईएमएफ की रिपोर्ट पे आपने कहा। देखें, आईएमएफ रिपोर्ट अच्छे आई है, क्योंकि मैं और जदून साहब अगर कहते रहे ना तो कई चीजें समझ नहीं आती, ठीक है। लेकिन इस तरह का इदारा जब कुछ कहे और विद एविडेंस कहे तो वो ज्यादा समझ आती है दुनिया को भी और बाकी लोगों को भी। बिल्कुल ठीक है। आईएमएफ की रिपोर्ट जो है, अगर मैं उसको देखूं, जदून साहब मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं, आईएमएफ की रिपोर्ट तो एक चार्जशीट है जिसके अंदर उस पूरे नेक्सस के बारे में बता दिया गया है कि इस वजह से आपके मुल्क के अंदर करप्शन है और कौन लोग कैसे कैसे मुख्तलिफ मकामात पर मिलकर जुड़कर इस पूरे मुल्क को डिप्राइव कर देते हैं उन चीजों से जो उन लोगों का हक है। इसी वजह से हमारे पास इन्वेस्टमेंट है या लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपग्रेड होना है वो नहीं हो रहा, हमारी लोकल स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री नहीं कहीं जा रही, हम तो प्लॉट खरीदने और प्लॉट बेचने के चक्कर में पूरी दुनिया चली गई है। रोकड़ी साहब, अभी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप क्या समझते हैं कि फैज हमीद को सजाई गई 14 साल की जो कैद बामुशक्कत है, आपके नजदीक ये फैसला कैसा है, किस नौइयत का है और क्या ये फौजी एहतसाब की एक नई मिसाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया और तमाम खुर्रम साहब को भी, दीगर मेहमान गिरामी को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है जनरल फैज के हवाले से, ये मेरे ख्याल में एक फैसला ऐसा किया गया है जिसके ऊपर मामलात, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी 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 जी। हाँ, मेरे ख्याल है कि इसके ऊपर नॉर्मली फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो होता है वो तकरीबन 3 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। लेकिन क्योंकि ये मामला एक बड़े हसास नौइयत का था, एक बड़े सीनियर ऑफिसर थे जो मुल्की का जो राज हैं उनके अमीन हैं, तो जाहिर है इसके हवाले से मेरे ख्याल में हर जो तफसील थी उसको मद्देनजर रखा गया। और जो जैक ब्रांच है, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच पाकिस्तान आर्मी की होती है, बाकायदा उसमें जो वकील उनको जो है वो मौका दिया जाता है। लेकिन ये जो 12 अगस्त 2024 को उनको चार्जशीट किया गया था, चार्जशीट का मतलब यह है कि उनके खिलाफ जो सबूत और शवाहिद थे वो दे दिए गए थे और ये इल्जामात नहीं थे चीजों में मुलविस रहे हैं। जो 4 चीजें बताई गई हैं वो मेरे ख्याल में अब आप रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो उसके अंदर जो है वो इनको ये मोरद इल्जाम तो ठहरा दिया था। अब सफाई पेश करनी थी जो मेरे ख्याल में 15 महीने ये ट्रायल जारी रहा और वो शायद अपना दिफा करने में नाकाम रहे। अब सजा हुई है 14 साल कैद बामुशक्कत। अमूमन माजी के अंदर जो है वो यही देखा गया है कि जिन जिन लोगों को सजा मिली है उनके साथ फौजी का लफ्ज खत्म कर दिया जाता है, उनके मेडल वापस ले लिए जाते हैं और उनके लिए जो भी मुराद दी गई होती हैं या पेंशन होती है वो खत्म कर दी जाती है। जी, मादी के अंदर जो है वो जनरल अशफाक परवेज कैनी के दौर में भी जनरल ऑफिसर्स को सजा मिली, जनरल राहील शरीफ के दौर में तकरीबन 6 जनरल्स को जो है सजा मिली और इसी तरीके से जनरल बाजवा के दौर में जो है वो आपने देखा कि एक जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को जो है उम्र कैद की सजा और ब्रिगेडियर रिजवान राजा को जो है सजाए मौत सुनाई गई। और फिर फील्ड मार्शल साहब ने 9 मई के बाद जिस तरीके से 3 मेजर जनरल, एक लेफ्टिनेंट जनरल और कई ब्रिगेडियर ऑफिसर जो थे उनको जो है वो घर भिजवाया, सजा मिली उनको। तो फिर इसका मतलब यह है कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं समझता हूँ देखना यह है कि जो अब फैसला हुआ है और मेरा ख्याल है कि अभी तक उनको मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया गया होगा। देखना यह है कि एक ऐसा आदमी जो इतना हाई प्रोफाइल है और उसकी जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है वो भी मेरे ख्याल में बड़ी एक अहम बात है। तो क्या उनको जो है वो जेल में रखा जाएगा, क्योंकि जेल में मामलात जो होते हैं वो बहुत मुश्किलात होते हैं, क्योंकि मैंने आपसे जैसे कहा कौमी राजों के अमीन हैं, वो क्वार्टर मास्टर जनरल रहे, वो जो है ये रहे 11 कोर कमांडर रहे, ISI के अंदर इंटरनल विंग के हेड रहे और इसी तरीके से वो DGISI के ओहदे पर तैनात रहे। तो क्या उनको घर के ऊपर या किसी और ऐसी बिल्डिंग के अंदर रख के जो है इदारों ने फैसला कर रहे हैं कि उनको कहां पे डिटेन रखना है? बिल्कुल ठीक है।
मुख्तसर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जदौन साहब, ये गुज़श्ता दाइयों में सियासी इंजीनियरिंग के बयानात मुसलसल सियासत को मुतासर करते रहे हैं, तो इस फैसले के बाद आप कोई डिसएंगेजमेंट देखते हैं सियासत में इस तरह की शख्सियात की? देखिए होना तो आइडियली यही चाहिए कि जो इनका हलफ होता है ना पाकिस्तान आर्मी का आइन के तहत, कि ये सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे, लेकिन जो बंदा भी ये काम करता है वो उसको अपेरेंटली उस वक्त नजर नहीं आता कि मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है ना। फैज हमीद साहब उस वक्त भी इमरान खान रिकॉर्ड है, वो टीवी पे कहते थे जी कि बजट पास करना हो तो बंदे लाते हैं। सही। तो सियासत में जो मुलव्वस वाला काम है ना, ये मेरे ख्याल में कम होता मुझे नजर नहीं आ रहा, ये बल्कि ज्यादा हो गया अभी से। देखिए एक बंदे का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको आप अलग रखें, लेकिन अगर आप सियासत में मुलव्वस होने पे सजा देंगे फिर तो ये बहुत बड़ी एक गुड एग्जांपल सेट कर दी है आपने। तो अगर एट द मोमेंट, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये है कि जब वो बंदा काम कर रहा होता है उस वक्त उसको सजा नहीं होती। सही। उसके जाने के बाद या वो ओहदे से चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म चले यही क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, मेजर खुर्रम अमीद रोकड़ी साहब से करते हैं। खुर्रम अमीद रोकड़ी साहब, यही किसी तरह का क्वेश्चन मैंने 2 हफ्ते पहले भी आपसे किया था कि जब इस तरह की चीजें हो रही होती हैं तो तब इदारे जो हैं वो विजिलेंट नहीं होते, या क्या मसला होता है कि जब ये चीजें शुरू हो रही होती है, इनिशिएट होती हैं, पनपती हैं, चल रही होती हैं, तब इनको रोका नहीं जाता, बाद में जब ये कोई तनावर दरख्त बन जाता है तो फिर इसके ऊपर कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखें, प्रिंसिपली जो आपने कहा कि क्या उस वक्त रोकना चाहिए, बिल्कुल उस वक्त जरूरी होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये कुछ चीजें ऑल ऑफ सडन नहीं होती, ये तसलसल होता है, करते करते ये चीजें बनती हैं, नक्सस बन जाते हैं और वो नुकसान पहुंचाते हैं उस मुद्दत में जब वो उन सीट्स के ऊपर विराजमान होते हैं। ठीक है। अब तीसरी चीज की तरफ मैं ये आता हूं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो प्रेजेंट सेटअप है इसको देखिए, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल का जो फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना, वो बहुत बहुत एक क्राइसिस के दौर में आपको ये कमांड मिली है। ये इससे पहले ये कमांड बड़ी आसान होती थी और अब्दुल्ला हमीद गुल मेरे भाई इसको सेकंड भी करेंगे। अब आपने ये देखना है कि इस सारे टाइम के अंदर द मैन हु इज सिटिंग एट द टॉप, क्या वो मामलात को दुरुस्त करने के लिए पूरी सिस्टम को बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं या नहीं। हम ये देखते हैं कि एक तसलसल के साथ एक क्राइसिस से निकलकर दूसरे क्राइसिस का शिकार होकर बॉर्डर्स के अंदर दुनिया पूरी के अंदर आप अपने आप को मजबूत करते चले आ रहे हैं। बिल्कुल। और इस पे एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, सियासी इस्तेहकाम। मैं ये कहता हूं कि सियासी इस्तेहकाम के साथ आपका ये जो एस्टेब्लिशमेंट है इसका इस्तेहकाम बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो टेररिज्म है, जो आपके बॉर्डर्स हैं, जो आपकी सिचुएशन है, आप ISI जो है वो आईनी इदारा है। वो कोई ऐसा इदारा नहीं है कि वो आपके काम करता है, वो आइन के तहत काम करता है। अब इन इदारों का दुरुस्त रहना, मजबूत होना और दुरुस्त काम करना, ये जरूरत है आपकी और हमारी। बिल्कुल ठीक है। और प्राइम आपकी जो एजेंसी है इसका स्ट्रांग होना, अगर वहां पे CIA स्ट्रांग है तो प्रेसिडेंट ट्रंप स्ट्रांग है। अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज मोहम्मद बिन सुलेमान जो क्राउन प्रिंस है उनकी स्ट्रांग हैं तो मोहम्मद बिन सुलेमान आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस तरह की एजेंसी का स्ट्रांग होना एक मजबूत मुल्क के लिए बहुत जरूरी होता है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, 15 माह की तवील कार्रवाई हुई, क्या इससे तासर मजबूत होता है कि मुल्ज़िम को पूरा मौका दिया गया कि वो अपना दिफा कर सके? देखिए, तासुर को तो छोड़ देना, तासुर का क्या मतलब है। बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी में कोई एक भी ऐसा वाकया नहीं मुझे नजर आता जहां बकायदा पूरा मौका जो है डिफेंडेंट को ना दिया गया हो, और वकील भी दिया जाता है। हाँ, क्योंकि केस की नौयत जो है वो सीक्रेट नौयत की होती है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन्वॉल्व होता है, आप उसको पब्लिक के अंदर नहीं ले जा सकते। अब उनके पास इख्तियार है, गालिबन 40 दिन के अंदर वो अपील कर सकते हैं, वो सिविल कोर्ट के अंदर मतलब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज तक मेरी नजर से कोई केस ऐसा गुजरा नहीं है, क्योंकि आर्मी ने जब भी कोई फैसले किए हैं सोच समझ के और बाकायदा नोक पलक देख के और उसकी तफसीलात के अंदर जाके किए हैं, और ऐसे जो फैसले होते हैं उनको अदालतें अपहोल्ड किया करती हैं। मेरी नजर से ऐसा नहीं, और ये कोई पाकिस्तान में अनहोनी बात नहीं है कि जनाब ये ट्रायल सीक्रेटली किया गया,
ये ट्रायल अगर पूरी दुनिया में, अमेरिका में होता है, बाकी जगहों पे होता है, वहां भी इसको जो है सीक्रेट रखा जाता है। ये कोई नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ रखा जाता है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो फौरन उनको एतराज खान बहादुर बन जाएंगे। तो ये बात, और जिस तरह से मेजर खुर्रम साहब ने बात कही है, मैं बिल्कुल सेकंड करता हूं कि आप आदमी की नीयत देखें कि वो कोशिश कर क्या रहे हैं, क्या वो अपनी रात के लिए कर रहे हैं या मुल्क के लिए कर रहे हैं। अभी मैं दोहा कतर फोरम के ऊपर गया था, पूरी दुनिया के मंदोबीन वहां आए थे, मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन माने पाकिस्तान के झंडे को जो देखता था मेरे कॉलर के ऊपर, वो कहता था यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, योर आर्मी डिड वेल। मतलब ये आप देखें कि वो दूसरा लफ्ज कहते थे कि तुम्हारी फौज ने अच्छा किया। क्या अमेरिकी, मेरा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर साहब से मुलाकात हुई जो ट्रंप साहब के बेटे हैं, उन्होंने पाकिस्तान फौज की तारीफ की। मेरी लबनान के वजीर आजम से तब मुलाकात हुई, उन्होंने जो है वो तारीफ की। मेरी नॉर्वे के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, इसी तरीके से मैं आपको बताऊं अहमद अल शरा जो इस टाइम पे सीरियन प्रेसिडेंट है, मैं कहता हूं उन्होंने पाकिस्तान के परचम को देख के मेरे परचम को चूमा। अब आप मुझे ये बताएं कि ये इज्जत हमें मिल रही है, तो इसके ऊपर हम नाज न करें। दूसरी बात जो सियासत में मदाखलत की है, मैं उसके ऊपर जरूर जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, सियासत में मदाखलत जो है वो नहीं है। पहले इस चीज को जरा गौर कीजिए। जब हमारा मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ, तो उसके बाद हमने जो है वो बाकायदा उस वक्त की हुकूमत, जो कि भुट्टो साहब जिसको जो है वो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने एक सदारती हुक्मनामे के जरिए फैसला दिया कि क्योंकि मुक्ति बाहिनी जो थी वो एक दुश्मन की साजिश थी और सियासत के जरिए हम पर मुसल्लत की गई। इस वजह से आईएसआई के अंदर एक सियासी सेल का कयाम किया जाए। वो सियासी सेल जो है वो एक सदारती हुक्मनामे से एक आईनी तौर पर जो है उनको फौज को टास्क दिया गया। आईएसआई के अंदर आईडब्ल्यू हेडक्वार्टर को जो है वो ये टास्क सौंपा गया। वो आज तक अपना ये काम कर रहे हैं। फैज हमीद साहब की जो सियासत की मदाखलत है, उस पर यह बात हो रही है कि उन्होंने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को, उन्होंने अपने आर्मी चीफ को और अपने जो जी आवाज नहीं आ रही है अब्दुल हमीद गुल साहब, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जदून साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो आईएसपीआर ने भी कहा है कि सियासी अनासर के साथ मिली भगत के मामलात को अलग से देखा जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इस केस के बाद पे सियासी मदाखलत के हवाले से जो पहले खदशात रहे हैं वो कम हो जाएंगे? नहीं, अब देखना है हर केस की नोयत का, देखे ना, फैक्ट्स अलग होते हैं, उस केस को देखना पड़ेगा किस तरह। इनके देखे ना, इनकी इन्वॉल्वमेंट तो ओपनली थी ना, जब इन्होंने कहा जी कि उसमें आईएसआई के अंदर एक पॉलिटिकल सेल होता है, बेशक पॉलिटिकल सेल हो, लेकिन अब उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के अंदर किस हद तक होनी चाहिए। क्या पार्लियामेंट का रोल तो आर्मी नहीं ले सकती? कल को आप कहें जी आईएसआई का पॉलिटिकल सेल है, जाके वो मैंने की सीट पे बैठ जाए, इस तरह नहीं हो सकता। देखिए, अगर आइन के तहत आपको जो रोल दिया गया है उसके मुताबिक आप रहेंगे तो आप, अब फैज हमीद की जो आपको सारी दुनिया को पता है कि जो कौन सी सरगर्मियां थी, वो किस पार्टी के ऊपर उन्होंने प्रमोट किया, किस पार्टी की गवर्नमेंट बनाई, फिर किस तरह से लोगों को तोड़ा, किस तरह जहाज भर भर के लाते रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो मतलब है किसी से ढकी छुपी नहीं है, इसकी एविडेंस तो सबके सामने है। तो इसमें अगर उनको सजा होती है तो ये अच्छी बात है, तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप किसी फौजी को इसलिए सजा दे रहे हैं कि वो सियासत में मुलव्वस है। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड तो ये नहीं है, तो अभी अगर ये शुरुआत हो गई तो ये बहुत अच्छी बात है। जी ठीक है, जी ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। खुर्रम रोकड़ी साहब, फैजाबाद धरना, तालिबान से मुज़ाकरात, पीटीआई हुकूमत को लाने में किरदार, ये सारे वो इल्जामात हैं जो फैज हमीद के ऊपर हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अगर एक इस तरह की कोई बड़ी सजा हो जाती है, एक सजा हो गई है, बाकी मुतवक्को है जैसे आपने बताया, तो उसके बाद क्या सियासत के अंदर ये जो इंजीनियरिंग की बात की जाती है इसमें जो कमी वाक़ हो जाएगी या खात्मा हो जाएगा? देखिए, बड़ा एक क्लियर हमने आज की इस गुफ्तगू में हम एक रिजल्ट टॉक्स कर सकते हैं। जी ठीक है। कोई भी आदमी किसी भी मकाम पर, किसी भी मकाम जिसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चाहे कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो किसी भी मकाम पर है, तो उसका काम उस मकाम की वजह से अपने मुल्क को मजबूत करना है, अपने मुल्क की पॉलिसी को, अपने मुल्क की पॉलिसी को
जो उसके मुल्क की पॉलिसी है, ठीक है। स्टेट की रियासत की पॉलिसी को लेकर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है। ठीक है। इस सजा के साथ और जिस तरीके से फील्ड मार्शल स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं, हमें ये समझ आती है कि आपने हर मकाम पर जो अफवाज पाकिस्तान के साथ जुड़ा है, जो मुल्क के साथ जुड़ा है, आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि वो रियासत की पॉलिसी और रियासत और पब्लिक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और रियासत के लिए काम करेंगे। कहीं पर भी कोई शख्स जात को लेकर आगे आकर ये काम नहीं करेगा। अनफॉर्चुनेटली जात ही तो है जो पूरे मुल्क के अंदर चल रही है। यहाँ पर तो सजा हो गई, बहुत सारी सजा हुई भी हैं, आगे भी होंगी। हमने इंश्योर ये करना है कि चाहे कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे कोई किसी भी जगह पर है, चाहे कहीं पर भी है, एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला मीर गुल साहब, वो अपनी जात के लिए इस मुल्क को ना नुकसान पहुंचाए। जात, बच्चे, बीवियां तो सबकी इस 5-5 हजार साल की जिंदगियों के लिए सब कुछ ले चुके हैं। ठीक है खुर्रम रोकड़ी साहब, आपका पॉइंट आ गया, तो आगे हम बेहतरी देख रहे हैं इंशाअल्लाह। जी ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला मीर गुल साहब, आपके आने से पहले हम प्रोग्राम में ये भी डिस्कस कर रहे थे कि एक अफसर को सजा दी गई, क्या बाकी लोग भी जो इसमें मुलव्वस थे इन सब सरगर्मियों में, उनको भी सजा दी जाएगी या दे जा चुकी है? आपके पास क्या मालूमात है? साहब इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं उनके नाम नहीं रिवील कर सकता। दूसरी जानिब जो है वो मुझे ये मालूम है कि इसमें सबसे बड़ी बात आप देखें कि अफवाज पाकिस्तान का जो मेरिट और अकाउंटेबिलिटी का एक खासा है वो इंटैक्ट है, वो किसी को नहीं छोड़ते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने देखा होगा सियासी बुनियाद के ऊपर जो सियासतदानों को जो है वो बाकायदा सजा मिलती है, सियासतदानों को जेल भी जाना पड़ता है, लेकिन जो अगर फर्ज करें 10 साल की सजा है, 2 साल बाद उनकी हुकूमत आ जाती है, पता चलता है कि वो बाइज्जत बरी होके जो है वो हज करके दोबारा से वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी किसी फौजी को जिसको सजा मिल गई है आपने उसको बाहर आते देखा है? नहीं देखा। ये देखे ना, ये फर्क है। पाकिस्तान फौज का मजा ही यही है कि ये मेरिट और अकाउंटेबिलिटी को एक जो मेरिट की बुनियाद के ऊपर एक सिपाही का बच्चा जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता है, और एक जर्नैल जो है वो अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर जो है वो 0 हो जाता है, सिपाही से भी नीचे चला जाता है। ये है पाकिस्तान फौज। अच्छा, इसके अंदर जो दूसरी बात है वो आप ये देखें कि पाकिस्तान फौज जो है उसका एक अपना एक्ट है, वो उसके ऊपर काम करती है, और सजा जो है वो तमाम उन लोगों को जो इसके साथ जुड़े हैं, चाहे वो सरकारी हैं, चाहे वो इसमें सिविलियन हैं, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हैं, या फिर वो कोई सियासतदान है, याद रखें उनके लिए माफी नहीं है। जो माँ अपने बच्चे को मार सकती है ना, वो माँ दूसरे के बच्चे को जो है ना वो भी पिटाई कर सकती है। याद रखें 9 मई एक ऐसा दाग है पाकिस्तान के ऊपर, एक ऐसा सकूते ढाका दोयम करने की कोशिश की गई है जिसके ऊपर कभी माफी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। अगर मैं भी इन्वॉल्व हूं तो मुझे जो है सख्त तरीन सजा जो है वो देनी चाहिए। इसलिए 9 मई जैसे वाकयात जो हैं ये कौम की तारीख में एक शाबाब है, और इसके ऊपर जो भी मुलव्विस है उसको सबको अक्रॉस द बोर्ड सजा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। खुर्रम रोकड़ी साहब, नवाज शरीफ, शौकत अजीज और दीगर शख्सियात ने बार बार फैज हमीद पर मुदाखलत के इल्जामात लगाए, क्या ये सजा उन इल्जामात की तस्दीक कर रही है? कि उनके इल्जामात लगाना, अब उनको तो ये क्लियर हो गया ना कि उन्होंने अगर इल्जाम लगाए तो पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि वो किसी को भी इस ज़िम्न के अंदर जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा नहीं छोड़ेंगे। हम इस चीज को साइड पे रखते हैं। हम ये देखते हैं कि ये सजा या ये सजाएं जो हैं आपको एक मैसेज दे रही हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो आम पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है पाकिस्तान के बड़े मकामात पर बैठे हुए बड़े लोगों से कि इस मुल्क का हक जो है उनको दिया जाए। तो अब उम्मीद ये जरूर है मुझ समेत, आप समेत, उन आम लोगों को कि हाँ आगे आगे हालात मुल्क के ऐसे बनेंगे कि इस मुल्क का फायदा उनको पहुंचेगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं, इस मुल्क का फायदा मुअय्यन अशखास ने तो लिया, लेकिन पब्लिक ऑफ पाकिस्तान की में जो महरूमी है उसको इंश्योर किया जाना ये जरूरी था। अब हम जो देख रहे हैं कि पब्लिक ऑफ पाकिस्तान के मफाद को इंश्योर किया जा रहा है, और इंशाल्लाह
इसमें अब इस चीजों में देर नहीं होगा, डिले नहीं होगा। जी ठीक है, जी ठीक। अच्छा, अब्दुल्ला मीर गुल साहब, मार्का हक के बाद अफवाज पाकिस्तान के किरदार और उनके जो एक वकार है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है अवाम के सामने। तो ये जो खुद एहतसाबी का अमल है, एक एहतसाब का अमल किया गया है फौज के अंदर, तो क्या इसके बाद अफवाज पाकिस्तान की अवाम के अंदर मजीद तकरीम और एहतराम में इजाफा होगा? देखिए, इजाफा तो ऑलरेडी हो चुका है। वो लोग जो पाकिस्तान फौज के ऊपर आवाजें कसते थे, जिनको ये कोई शक व शुबा था, हकीकत यह है कि बहुत सारे लोगों ने इल्जामात लगाए कि जी ये तो इतने अरसे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम इनको पैसे दे रहे हैं, टैक्स पेयर मनी के ऊपर ये लोग जो है वो इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो मुझे ये बताएं कि इंसान जो है एक बड़ी महंगी पिस्तौल खरीदता है, वो तकरीबन फर्ज करें $1000 की पिस्तौल खरीदता है, 10 लाख रुपए की, और वो कहता है कि जनाब मैंने ये इसलिए रखी है कि क्योंकि जिंदगी में मुझे एक दफा जरूरत पड़ेगी। जब वो एक दफा आती है वो पिस्तौल अपना काम कर जाती है। और एक पिस्तौल वो है जो दर्रे की बनी हुई है, बहुत अच्छी होती है वहां भी, लेकिन वो जरा उनकी क्वालिटी ऐसी नहीं होती। तो आर यू इन अ पोजीशन टू टेक रिस्क विद योर लाइफ? हमने अफवाज पाकिस्तान को जब जब टेस्ट में डाला, मार्का हक में टेस्ट में डाला, तो यकीन माने वो तमाम पैसे पूरे हो गए सूद समेत। हमें इस बात के ऊपर कोई मलाल नहीं है। क्या पाकिस्तान के टैक्स के ऊपर, क्यों पाकिस्तान के टैक्स के ऊपर क्या वासा नहीं पलती? क्या पाकिस्तान के टैक्स के ऊपर वापडा नहीं चल रही? क्या पाकिस्तान के टैक्स के ऊपर रेलवे और पीआईए नहीं चलते? क्या पाकिस्तान के टैक्स के ऊपर दीगर जराए अबलाग नहीं चलते? तो फिर इसका मतलब यह है कि ये सब चल रहे हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस, और अगर कंपैरिजन स्टडीज के अंदर आप देखें तो अफवाज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जो पाकिस्तान में अब जो होने जा रहा है वो फैसला कौन मरहले के अंदर हम जा चुके हैं, और अब जो कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद मेरे ख्याल में, और आईनी तरमीम के बाद, और मेरा ख्याल है कि अब 28वीं तरमीम जो है वो आने को है, और उसके बाद जो है वो आप देखेंगे कि बहुत कुछ जो है तब्दीलियां और आएंगी। पाकिस्तान अब मजीद किसी खेल के जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, और इंशाअल्लाह ताला अपना मुकाम और अपना जो एक मर्तबा है वो दुनिया में जो उसका ड्यू मुकाम है वो हासिल करके रहेगा। अच्छा, अब्दुल्ला मीर गुल साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो इतनी बड़ी सजा फैज हमीद को दी गई, और मजीद भी कहा जा रहा है कि सजाएं अभी मुतवक्को हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसके बाद 9 मई का जो बयानिया है और उसके ऊपर जो तहकीकात चल रही हैं उस पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? नहीं, असरात तो बड़े मेरे ख्याल में गहरे मुरतब होंगे, और ये बल्कि असरात आज से मुरतब होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये 9 मई का एक वाकया है, ये एक कौमी सानिया है, एक इदारे के ऊपर जो है हमला हुआ है, जो इदारा हमारी सलामती का जो है जामिन है, जो पाकिस्तान को जोड़ के रखे हुए है, पूरी दुनिया के सामने बाइश इज्जत और इफ्तिखार का जो है मंबा है। उस इदारे के ऊपर जो इस किस्म का वारदातें हैं, अगर उसके ऊपर सख्त तरीन सजाएं न दी गई तो मैं समझता हूं ये वाकयात रोजाना जन्म लेंगे। इसलिए इसको सख्ती से कुचलना पड़ेगा। इसके अंदर किसी किस्म की भी जो है माफी नहीं मिलनी चाहिए, और किसी किस्म की रियायत जो है वो नहीं बख्शनी चाहिए। हाँ, ये है जरूर कि हुकूमत पाकिस्तान को अपनी गवर्नेंस मॉडल बेहतर करना पड़ेगा, करप्शन के मामला को सीरियस लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ परफॉर्मेंस बेस्ड जो है पॉलिसी के ऊपर अमल करना पड़ेगा। दहशतगर्दी के हवाले से जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा मेनोअन, और ये तमाम चीजें जब हम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि जिस तरह से हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर एक एग्रेसिवनेस शो हुई है और उसके अंदर हमने बेहतरी की तरफ रागिब हुए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। जी ठीक है। अच्छा, अब्दुल्ला मीर गुल साहब, फौज के अंदर तो ये एक एहतसाब का सिलसिला आज हमें दिखाई दे रहा है कि इतने बड़े साबका अफसर को इतनी बड़ी सजा दी गई, मजीद सजाएं भी मुतवक्को हैं, तो आप क्या समझते हैं कि IMF की तरफ से भी इतनी बड़ी रिपोर्ट आई है करप्शन और बैड गवर्नेंस की, तो इस तरफ सिविल हुकूमतों को भी एहतसाब का अमल तेज करना चाहिए?
जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि एहतसाब का अमल जो है वो तेज नहीं करना चाहिए बल्कि फौरी करना चाहिए। अभी भी लेट हो चुके हैं। अदलिया को भी अपनी साख को बेहतर बनाना पड़ेगा। अदलिया जो है उसका इंडेक्स पे जो इंटरनेशनल अदलिया के इंडेक्स आते हैं उसमें गालिबन 138वां नंबर है, जो कि मेरे ख्याल में एक इंतहाई लम्हे तशवीश है, बल्कि एक मेरे ख्याल में अफसोसनाक हालत है। उसके ऊपर जो है वो उनको फौरी तौर पर अमल करना पड़ेगा। आम आदमियों को जो जी नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में बात की पाकिस्तान की अस्करी और सियासी तारीख के गैर मामूली वाक़े की कि फैज़ हमीद को सज़ा दी गई 14 साल बामुशक्कत। उन पर इल्ज़ामात थे कि उन्होंने सियासी इंजीनियरिंग की और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लीक किए। तो इस हवाले से हमने आज तफसीली बातचीत की और इससे ये तासर मिला कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जो एक फ़ौज की तरफ से ये मुदाखलत का तस्वर किया जा रहा था सियासत के अंदर और ऐसे मामलात थे जिसके ऊपर हर्फ उठाए जा रहे थे, तो अब ये तवक्को की जा रही है कि इस तरह की सज़ा मिलने के बाद अफसरान मोहतात हो जाएंगे और आइंदा इस किस्म की कोई जो मदाखलत है वो बंद हो जाएगी। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं अब्दुल्ला हमीद गुल, जहांगीर जदून और खुर्रम मीर रोकड़ी साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।